नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भीमराज मीणा। इससे पहले अपन चर्चा कर चुके थे सामवेद तक की। आज अपन सामवेद से आगे चलेंगे, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद वैदिक सभ्यता को अलग अलग पार्टों में बांटते हुए पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली वाली क्लास में अपन ने सामवेद तक की चर्चा की थी। अब आज अपन चर्चा करेंगे यजुर्वेद की। तो देखिए, यजुर्वेद सर्वप्रथम अपन बात करेंगे कि यजुर्वेद में क्या है। तो देखिए दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्राचीन भारतीय कर्मकांड प्रधान वेद। दूसरी बात देखिए, यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद है यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद तथा धनुर्वेद का जनक विश्वामित्र को माना जाता है। दूसरी बात देखिए, यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है। और दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एकमात्र वेद है जो कि गद्य एवं पद्य में लिखा हुआ है, और गद्य पद्य में लिखी हुई शैली को चंपू शैली के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? गद्य पद्य में लिखी हुई शैली चंपू शैली कहलाती है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यजुर्वेद का जो पुरोहित है, यजुर्वेद का पुरोहित होता है अथर्ववेद। तो देखिए, यजुर्वेद यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है तथा प्राचीन भारतीय कर्मकांड प्रधान वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद के जनक कौन है? विश्वामित्र है। यजुर्वेद कितने भागों में विभाजित है? यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एकमात्र वेद जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। और गद्य पद्य में लिखी हुई शैली क्या कहलाती है? चंपू शैली कहलाती है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पुरोहित है वो अथर्ववेद होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई यजुर्वेद की बात। अब अपने पास चौथा एवं अंतिम वेद है जिसे अपन अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। तो
चौथा और अंतिम वेद लेते हैं। चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। सबसे पहली तो अपन बात करेंगे कि अथर्ववेद, देखिए वैदिक संहिता का सबसे नवीनतम वेद। दूसरा, अथर्ववेद में क्या वर्णित है? अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण मंत्र, औषधियों का उल्लेख। दूसरी एक चीज और कह सकते हैं, प्राचीन भारतीय अंधविश्वास। प्राचीन भारतीय अंधविश्वास पर आधारित जो वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का पुरोहित होता है ब्रह्मा, जो कि अन्य सभी वेदों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करता है। इसका उपवेद होता है शिल्प वेद, और शिल्प वेद के जनक विश्वकर्मा। तो देखिए, वैदिक संहिता का सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या वर्णित है? तो मित्रों, अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण मंत्र और औषधियों का उल्लेख है। प्राचीन भारतीय अंधविश्वास पर आधारित कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा होता है और इसका उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद के जनक विश्वकर्मा। तो मित्रों, ये तो हुई चारों वेदों की बातें। पिछली क्लास में अपन ने ऋग्वेद और सामवेद की चर्चा की थी। अब अपन ने यजुर्वेद और अथर्ववेद की चर्चा की है। अब आगे देखते हैं, चारों वेदों को मिलाकर इन्हें अन्य नाम भी दिए गए हैं। तो चारों वेदों को संहिता और श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वेदों को पहुंचाने के लिए सुनाकर पहुंचाया गया। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि इस समय लेखन कला का विकास नहीं था। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक वेदों का ज्ञान दिया गया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। तो देखिए, यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो मित्रों ध्यान देंगे, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। या क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। अब अपन लेंगे वैदिक सभ्यता की विशेषता। तो मोटे रूप से देखिए, वैदिक सभ्यता की विशेषता, या फिर यूं भी कह सकते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता की विशेषताओं में देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं पशुचारी सभ्यता थी। यायावरी अर्थात प्रारंभ में आर्यों का जो जीवन था वो घुमक्कड़ जीवन था। तो पहली बात देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण एवं पशुचारी सभ्यता थी। दूसरी बात, वैदिक सभ्यता का समाज वैदिक सभ्यता का समाज पितृशतात्मक था। देखिए, अपन ने ऋग्वैदिक का सिंधु घाटी सभ्यता का समाज देखा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने मात्र शतात्मक समाज की बात कही थी, लेकिन वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक विपरीत है। वैदिक सभ्यता का समाज पितृशतात्मक था। अब पितृशतात्मक होने का यह तात्पर्य नहीं है कि यहां पर नारियों का उचित सम्मान नहीं किया जाता था। यद्यपि एक गृहिणी के रूप में, माता के रूप में नारी का उचित सम्मान भी किया जाता था। तीसरी बात, वैदिक सभ्यता के लोग या आर्य घोड़ा एवं लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े एवं लोहे से अपरिचित माने जाते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े एवं लोहे से परिचित थे। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थी। यह उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में लोहे का प्रमाण प्राप्त होता है और इसको लोहे को शाम अयस के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात देखिए, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण पशु की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पशु थी गाय, और संभवतः गाय लेन देन का माध्यम भी थी। तो अपन ने देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय पड़ा था, लेकिन यहां गाय लेन देन का माध्यम थी। दूसरा, इस काल में गायों के लिए होने वाले युद्धों को गवेष्टि कहा जाता था और गाय को अवध्या भी माना जाता था, जिसका वध ना किया जा सके, अर्थात जो वध करने योग्य ना हो, तो गाय को अवध्या भी माना जाता था। अब आगे अपन बात करेंगे दो भागों में अपन ने वैदिक सभ्यता की चर्चा की थी। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, या आप इसको कह सकते हैं पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता, और दूसरा अपन ने जो लिया था वो थी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो आज अपन पहला लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय अपन ने लिया था। देखिए, संपूर्ण वैदिक सभ्यता को अपन ने 1500 से 600 BC तक इसका काल माना था, जिसमें
ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय 1500 से 1000 बीसी, यह काल ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का माना जाता है। अब आप बात ये आती है कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कौन सी सभ्यता, आप यूं कह सकते हैं कि 1500 से 1000 बीसी के मध्य संभवतः ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस काल में आर्य सर्वप्रथम सप्त सेंधव प्रदेश, पंजाब, सप्त सेंधव प्रदेश में आकर निवास करने लगे। अर्थात आर्यों का सबसे पहला निवास स्थान की बात में बात की जाए तो आर्य सर्वप्रथम सप्त सेंधव प्रदेश में आकर बसे। अब बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में अपने को जो पढ़ना है वो अपन पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और लास्ट लेंगे इनकी धार्मिक स्थिति। इनके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि पृथ्वी का सबसे पहला राजा कौन था। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहला जो राजा माना जाता है वो थे मनु। दूसरी बात अपन करते हैं, देखिए ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति में पहली बात है राजा का पद वंशानुगत नहीं था। तो दोस्तों, अगर राजा का पद वंशानुगत नहीं था तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा का चुनाव किया जाता था। दूसरा देखिए, राजा निरंकुश नहीं था। इस काल में राजा निरंकुश नहीं था। तो फिर राजा पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्थाएं मौजूद थी? तो देखिए, राजा पर नियंत्रण रखने के लिए राजा पर नियंत्रण रखने के लिए तीन संस्थाएं मौजूद थी। और ये तीन संस्थाएं देखिए कौन कौन सी थी। तीन संस्थाएं थी विदत, सभा और समिति। इन संस्थाओं के द्वारा राजा पर नियंत्रण रखा जाता था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो मित्रों, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में विदत का कितनी बार उल्लेख हुआ है?
तो दोस्तों ऋग्वेद में विद्वत का उल्लेख मिलता है 122 बार। 122 बार विद्वत का उल्लेख प्राप्त हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण जो संस्था है वह है सभा। सभा, इसका उल्लेख मिलता है 8 बार। और तीसरी जो समिति, इसका उल्लेख है 9 बार। दूसरा देखिए, विद्वत और सभा में कौन सी दो संस्थाएं हैं? विद्वत और सभा। विद्वत और सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। अर्थात विद्वत और सभा में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। दूसरी बात देखिए, इस काल में, ऋग्वेद काल में, प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से एक कर दिया जाता था जिसे कहते थे बलि, और ये वस्तु के रूप में था। तो फिर से देखिए, ऋग्वेद काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, संभवतः राजा का चुनाव होता होगा, अर्थात राजा को उसके पद से हटाया भी जा सकता था। राजा निरंकुश नहीं था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए 3 संस्थाएं मौजूद थी। 3 संस्थाएं देखिए कौन कौन सी थी? विद्वत, सभा, समिति। विद्वत का उल्लेख 122 बार, सभा 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विद्वत है। विद्वत और सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, समिति में महिलाओं को भाग करेंगे। देखिए ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर बात करें तो देखिए, प्रशासन कहां से शुरू होता है? परिवार से। परिवार से प्रशासन प्रारंभ होता है और इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। कौन से होंगे? संयुक्त परिवार प्रथा। और परिवार का सबसे वयोवृद्ध पुरुष, सबसे ज्येष्ठ पुरुष परिवार का मुखिया होता था। परिवार का मुखिया कौन होगा? सबसे वयोवृद्ध पुरुष, वो परिवार का मुखिया कहलाता था। और ऋग्वेद काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी जन, और इस जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। 275 बार जन शब्द का उल्लेख आया है ऋग्वेद में। यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। दूसरी बात देखिए, राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद थी, और इस मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो मित्रों देखिए, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होती थी 12, और इन्हें संयुक्त रूप से रत्निन कहा जाता था। अर्थात मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। और रत्निन इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि मंत्री परिषद के सदस्य अपनी अंगुली में एक विशेष प्रकार का रत्न धारण करते थे, इसलिए इन्हें रत्निन कहा जाता था। दूसरा देखिए, इस काल में
वैदिक कालीन जो न्यायाधीश होते थे, वैदिक कालीन न्यायाधीश को पर्सन विनाक कहा जाता था। और राजा केवल युद्ध का नेता होता था। तो ये तो हुई ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में अपन ने चर्चा की कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा, समिति और विदत 3 संस्थाएं मौजूद थी। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसका उल्लेख 122 बार हुआ है। सभा 8 बार, समिति 9 बार उल्लेखित है। विदत और सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, लेकिन समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। इस काल में राजा के प्रजा के द्वारा राजा को अपनी स्वेच्छा से एक कर दिया जाता था, जो वस्तु के रूप में था, जिसे बलि कहा जाता था, भाग। दूसरा, इस काल में राजा को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद थी, और मंत्री परिषद में 12 सदस्य थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। और वैदिक कालीन न्यायाधीश को पर्सन विनाक कहा जाता था। तो ये तो हुई ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। अब अपन ऋग्वैदिक कालीन दूसरी वाली स्थिति की चर्चा करते हैं, अर्थात सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। तो लीजिए, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति में अपन ने पहले ही चर्चा की है। देखो क्या, परिवार, परिवार कैसे थे? संयुक्त परिवार प्रथा थी। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। दूसरी बात, वयोवृद्ध पुरुष, सबसे ज्येष्ठ वयोवृद्ध पुरुष परिवार का मुखिया, और परिवार का मुखिया होने के नाते इसके असीमित अधिकार थे। तीसरी बात, समाज में क्या क्या नहीं था? दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि मौजूद नहीं थी। लेकिन ध्यान रखेंगे, सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप में सती प्रथा विद्यमान थे। केवल संकेत मात्र, सांकेतिक रूप में ये प्रथाएं समाज में विद्यमान नहीं थी। पुत्र और पुत्री दोनों के समान अधिकार थे। पुत्र की भांति पुत्री का भी उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था, तथा पुत्री भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस काल की कुछ विदुषी महिलाएं हैं, PSLVJ। कौन कौन है देखिए? पोलेमी, सची, लोपामुद्रा,
विश्वारा, घोषा और भी बहुत सारी है, सिकता, निवावरी। ये ऋग्वैदिक कालीन अनेक विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने अनेक वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। आगे देखते हैं, देखिए आजीवन, कुछ महिलाएं जो कि आजीवन अविवाहित रहती थी, आजीवन अविवाहित रहने वाली अमाजू कहलाती थी, तथा आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली ब्रह्मचारिणी कहलाती थी। सामान्यतः विवाह वयस्क अवस्था में ही किए जाते थे और विवाह के अवसर पर पिता की तरफ से, विवाह के अवसर पर पिता की तरफ से कन्या को दी जाने वाली भेंट वहतू कहलाती थी। अर्थात पिता की तरफ से जो वस्त्र आभूषण प्राप्त होते थे उन्हें वहतू कहा जाता था। दूसरा देखते हैं, इस काल में विवाह को एक पवित्र संस्था के रूप में माना जाता था और दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। विवाह के प्रकार ऋग्वेद काल में दो प्रकार के विवाह, और दो प्रकार के विवाह कौन कौन से थे तो देखिए, एक विवाह तो था अनुलोम और दूसरे वाला विवाह था प्रतिलोम। इन दोनों विवाहों के अतिरिक्त एक तीसरी ओर जिसे कहेंगे नियोग प्रथा। तो देखिए अनुलोम विवाह कौन से होते हैं? अनुलोम विवाह वे विवाह जिनमें उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, यह विवाह कहलाएगा अनुलोम विवाह। मैंने आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त की अपन ने चर्चा की थी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और सर्वप्रथम भारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यहीं से मिलता है। वर्ण चार बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, इनका विवाह कहलाता है अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह इसका ठीक विपरीत होगा। प्रतिलोम विवाह होता है निम्न वर्ण का लड़का और उच्च वर्ण की लड़की, इनका विवाह कहलाता है प्रतिलोम विवाह। इन दोनों के अतिरिक्त समाज में एक प्रथा और प्रचलन में थी जिसको बोलते हैं नियोग प्रथा। अब ये नियोग प्रथा क्या होती है? देखिए नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा होती है अगर कोई महिला निसंतान होने की स्थिति में विधवा हो जाती है तो वो अपने मृतक पति के बड़े अथवा छोटे, यहां बाध्यता नहीं है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, और यदि दोनों ही ना हो तो किसी उत्तम कुल के पुरुष के साथ तब तक रह सकती है जब तक उसको पुत्र प्राप्त ना हो जाए। और इस प्रकार से उत्पन्न पुत्र समाज में समान की दृष्टि से
सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और इसी को क्या बोलते हैं, नियोग प्रथा। उत्तर वेद काल में आगे चलकर नियोग प्रथा के बड़े बड़े उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब आगे की बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए, यह विवाह के दो प्रकार थे और समाज में खान पान मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रचलन में थे, लेकिन मछली और नमक का कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आपसे फिर एक बार निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।